नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम सेकंड ग्रेड की जो क्लास चल रही थी हमारी जीओसी वाली, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, क्लासेज आपको अच्छी लगे ना, क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि अपना सूर्या कंपटीशन क्लासेज परिवार है वो बड़ा से बड़ा हो, जिससे जल्दी अपन लाइव क्लास के लिए जुड़ें, लाइव इंटरेक्ट करें अपन जल्दी। क्योंकि अभी तो अपने 117 सब्सक्राइबर हुए, वैसे ले सकते हैं पर थोड़ा सा और बड़ा हो, ताकि लाइव लेने में मजे भी आए। तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों तक। ठीक है बच्चों, तो देखिए अपन जीओसी को मतलब स्टार्ट तो कर ही रखा था, अब जीओसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे आज? नामकरण। पर उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और पढ़ते हैं अपन। और नामकरण में आपको पता ही है, नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। एक साधारण नाम पद्धति, एक होती है व्युत्पन्न नाम पद्धति, और एक होती है आपकी आईयूपीएसी नाम पद्धति। सबसे बेस्ट तो आईयूपीएसी, पर साधारण नाम पद्धति भी कम नहीं है। व्युत्पन्न का तो कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो तो थोड़ा सा पढ़ना अपन को। ठीक है, चलिए तो देखो मैं आज शुरुआत करता हूं। हाँ जी, देखिए आपने ये शब्द पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन सुना होगा आपने। ऐसा ही एक देखो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ये आपकी बहुत काम आएंगे। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न सुनिए, हाइड्रोकार्बन क्या है देखो, एक तो इसका मीनिंग यही निकल रहा है यहां से कि हाइड्रो मीन्स तो हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक मैं दूसरी डेफिनेशन देना चाह रहा हूं आपके लिए, देखो कैसे कि सरलतम कार्बनिक यौगिक, कैसे? सिंपलेस्ट, सबसे सरल, कि सरलतम जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन। और शेष यौगिक जो है भाई, सिंपल के अलावा जो भी बच गए सारे, तो वो शेष यौगिक हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं देखो, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से क्या करो आप, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो। किसी भी हाइड्रोकार्बन से क्या करो आप, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो, और उसकी जगह आप कोई क्रियात्मक समूह लगा दो। क्या लगा दो? क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह से मतलब अभी तो लिखवाऊंगा मैं आपको आईयूपीएसी में, आपको इतना तो आता ही है। जैसे मान लो जी, अगर जी आपका ये है OH, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? आपका एल्कोहल। मान लो इसकी जगह अपन ने लिख दिया NH2, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? आपका एमीन। मान लो मैंने ये लिख दिया, ये क्या है? आपका ईथर। ये सारी चीजें आएंगी। जैसे मान लो COOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, बहुत सारे आएंगे। ऐसे मान लो SH आ गया, इसको हम थायोएल्कोहल बोलते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, वो अपने एक टेबल बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सरलतम कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और उनके अलावा जो बच गए सारे, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब इसका मतलब ये बनेंगे कैसे? तो क्या करो आप, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो, तो माइनस का मतलब हटाना और प्लस का मतलब जोड़ना। और किसके द्वारा हटा दो उसको? क्रियात्मक समूह के द्वारा। तो किसका निर्माण हो जाएगा? आपके हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का। किसका निर्माण हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का। तो ये जो मैंने बोला है इसको ये लिखता हूं मैं, देखो फिर आपको समझाता हूं। उदाहरण देखिए, देखिए क्या कहेंगे, सुनिए। हाँ जी, क्या कहेंगे अपन कि सरलतम सरलतम कार्बनिक यौगिक, सरलतम कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कहलाते हैं।
शेष यौगिक इनके व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। शेष यौगिक क्या होते हैं? इनके व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से न्यूनतम यानी कम से कम एक हाइड्रोजन को भी हटा दे, ज्यादा तो 2 हटा दो, 3 हटा दो, पर कम से कम एक को भी हटा दिया जाए तो क्या कहेंगे? अर्थात जब किसी हाइड्रोकार्बन से न्यूनतम एक हाइड्रोजन परमाणु को क्रियात्मक समूह के द्वारा हटाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। 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 अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको कि मान लो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अपन RH से प्रदर्शित कर देते हैं और यहां से क्या करें, अपन एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। जैसे देखिए हाँ जी, अपन ने यहां से क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह लगा क्या दिया, क्रियात्मक समूह G। ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, ये लीजिए ये हाइड्रोकार्बन। और यहां से क्या करें अपन, देखो एक H को हटाया और इसकी जगह क्रियात्मक समूह G लगा दिया, तो ये क्या बनेगा आपका Rg। तो ये Rg जो है ये क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे अपन, यहां से एक H को हटा देंगे, इस H को हटा दिया मैंने और उसकी जगह क्या आ गया यहाँ G। और G क्या है? कोई क्रियात्मक समूह। ये लोग यहां लिख देता हूं, G क्या है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा इंग्लिश आपको आनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सुनिए। क्रियात्मक समूह कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, वो क्या कहलाता है? आपका क्रियात्मक समूह। और मैंने बहुत सारे लिखे थे आपको, जैसे देखो परमाणु का मतलब, जैसे मैंने ये लिख दिया ईथर, तो ये अकेला है, सिंगल स्पीसीज है। और सिंगल स्पीसीज क्या कहलाती है? आपकी एटम, परमाणु। और अगर एटम का ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? आपके अणु। तो ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा दे दे आपको
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन परमाणु है, ये परमाणु का समूह हो गया। ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्या है, क्रियात्मक समूह। जैसे मान लो NH2 ले लिया आपने, ये भी क्या है, परमाणु का समूह। एक नाइट्रोजन का परमाणु है, दो क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु है। तो परमाणु या परमाणु का समूह जो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, वो क्या कहलाता है आपके वो कहलाता है आपके क्रियात्मक समूह। क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। ये तो मैंने एक जनरल समीकरण लिख दिया आपके लिए। ये क्या लिख दिया, एक जनरल समीकरण। ये क्या लिख दिया आपके लिए, जनरल समीकरण। देखिए ये अपन ने लिख दिया एक जनरल समीकरण। ठीक है, ये लीजिए, ये अपन ने लिख दिया एक जनरल समीकरण। अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो आपके लिए। मान लो आपको दे दिया CH4। क्या दे दिया, CH4। एक सेकंड और थोड़ा नीचे लिखता हूं। हाँ जी, देखिए ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो CH4 का। ये CH4, CH4, CH4। यहां से क्या करें अपन, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं यहां से। और मान लो आपने क्रियात्मक समूह क्या लगा दिया, OH। क्रियात्मक समूह क्या लगा दिया आपने, OH। तो देखिए क्या होगा, सुनिए। इसका नाम तो क्या है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। क्यों, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और हाइड्रोकार्बन में भी इसका नाम क्या है, एल्केन। तो एल्केन के अंदर भी इसका नाम क्या है, मेथेन। क्यों, एक कार्बन वाला मेथेन ही होता है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथेन। तो इसका नाम क्या है, मेथेन। ये लो, तो ये हो गया आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, मेथेन। अब अपन ने क्या किया, एक H को हटा दिया, एक H को यहां से हटाया, तो H कितने रह गए आपके, 3। तो क्या होगा, CH3। और उस H को हटा के उसकी जगह क्या लगा दी मैंने, OH। तो ये क्या बन गया आपके, CH3OH। ये क्या बन गया आपके, CH3OH। और इस CH3OH का नाम क्या है, देखिए इसका नाम है, वैसे देखा जाए तो CH3 और ये आपका OH। तो देखो इसका नाम क्या है, सुनिए। इसका नाम है आपके मेथेनॉल, या मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं इसको। इसका नाम मेथेनॉल भी है और मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं इसको। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, मेथिल एल्कोहल। अब दोनों नाम कैसे बोले मैंने, या कैसे दिए, दोनों नाम अभी सीखेंगे अपन। एक नाम तो साधारण है जो मैंने लिख दिया, और एक मैंने बोला था मेथेनॉल, वो कौन सा है आपके, IUPAC। तो साधारण नाम कैसे देते हैं, IUPAC नाम कैसे देते हैं, अभी अपन सब कुछ सीखेंगे आगे। ये चाहो, देखो चाहो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसकी तरह, इसको उसकी तरह कैसे, इसको मैं ऐसे लिख देता CH3 और एक H। तो देखो H की जगह तो H आ गया, और R की जगह कौन आ गया, CH3। और R क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो CH3 क्या है, मेथिल ग्रुप। तो आपकी इच्छा है। अब इतने तो आप समझदार हो गए, ग्रेजुएशन लेवल कर रखा है आपने, और फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो जानते हैं आप, 4 में से 1 गया तो 3 ही बचेंगे, और एक क्या लग गया उसकी जगह, OH। तो इसका मतलब OH ने क्या किया, यहाँ से एक H को अरे प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया यहाँ से, और उसकी जगह खुद जुड़ गया। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आगे पढ़ेंगे अपन, आपके सिलेबस में है। एक तो योगात्मक है, प्रतिस्थापन है, विलोपन, तीनों ही अभिक्रियाएं हैं आपके सिलेबस में। ठीक है ना। तो देखिए अब इतना आपको आता है, ये लो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखिए दूसरा क्या है, सुनिए। हाँ जी, दूसरा एग्जांपल सुनिए। अब देखिए, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया होता कि ये आपकी C2H6, ये लो C2H6, और यहां से क्या किया अपन ने, एक H को रिप्लेस कर दिया। एक H को क्या कर दिया, यहां से रिप्लेस। जैसे मान लो मैंने यहां से H को रिप्लेस कर दिया ऐसे कि एक H को यहां से हटा दिया, और उसकी जगह मैंने मान लो अब की बार कौन सा क्रियात्मक समूह लगा दिया, NH2। कौन सा लगा दिया, NH2। तो देखो C2H6, अब C2H6 एक कार्बन का एल्केन मेथेन होता है, 2 कार्बन का एथेन। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, एथेन।
ये क्या है बच्चों आपका एथेन, तो ये हो गया एथेन। तो एथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। और यहां से क्या करें अपन, यहां से अपन ये कर सकते हैं, देखो क्या कि C2H6 6H में से एक चला गया तो C2H5, और उसकी जगह कौन आ गया NH2, तो C2H5 और ये क्या बन गया आपका NH2। और इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम लिख रहा हूं मैं आपके लिए, साधारण नाम है इसका एथिल। C2H5 को बोलते हैं हम एथिल, और इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं एमीन, तो नाम क्या हो गया इसका एथिल एमीन। तो हमसे कोई पूछे कि एथिल एमीन क्या है, तो एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, जबकि एथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। तो अपन ने याद हो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया था और वहां लिखा था अपन ने दो आधार पर करते हैं या दो प्रकार से करते हैं, एक कार्बन श्रृंखला के आधार पर जिसमें खुली श्रृंखला वाले बंद श्रृंखला वाले थे, खुली श्रृंखला को अपन अचक्रिय वाले कह सकते हैं उनको चक्रीय, या अचक्रिय वालों का नाम एलिफेटिक था। और एक लिखा था अपन ने क्रियात्मक समूह के आधार पर, वो क्रियात्मक समूह के आधार पर ऐसे होगी कि एल्कोहल श्रेणी के यौगिक, एमीन श्रेणी के, कार्बोक्सिलिक श्रेणी के, ऐसे सल्फोनिक श्रेणी के, ईथर श्रेणी के, तो वो वर्गीकरण इसलिए अपन ने वहां लिखा नहीं, तो वो इस तरीके का वर्गीकरण है और वो ज्यादा चर्चा में रहता है, वो वाला जो कौन सा है कार्बन श्रृंखला के आधार पर। तो ये तो एक छोटी सी कहानी हुई आपकी, कौन सी, ये छोटी सी बात है कि हाइड्रोकार्बन तो क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न आपके क्या होते हैं। देखिए आपके हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये लीजिए। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, एक सिंपल सा परिचय पढ़ लिया ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए 1% भी। इसलिए अपन ने पहले ही पढ़ लिया क्या कि हाइड्रोकार्बन तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। ठीक है, अभी क्यों है साधारण नाम लिखेंगे तब काम आएगा, साधारण नाम लिखेंगे तब क्या आएगा ये काम। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगली वाली, अगली बात है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और अपन को पता है नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं, 3। तो क्या लिखेंगे अपन अगली हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का, ये लीजिए नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, देखिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, सुनिए आप। ये लीजिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, देखिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो क्या लिखेंगे अपन कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं, 3। पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। तो क्या लिख सकते हैं अपन, चाहे तो 3 सिस्टम है, कितने सिस्टम है 3, ये 3 पद्धतियां हैं, 3 सिस्टम। यानी नामकरण के कितने सिस्टम हैं आपके, 3। उनमें से पढ़ने अपन को, वैसे तीनों को पढ़ लेंगे, वैसे उसमें तो कोई ज्यादा विशेष है नहीं। कौन से वाले में, व्युत्पन्न वाले में। अपन को 2 अच्छे से पढ़ने, क्यों, अभिक्रियाओं में बहुत काम आती है साधारण नाम पद्धति। ये कई बार डायरेक्ट साधारण नाम दे दे, कहते इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, इस तरीके से आपको आना चाहिए। वैसे ज्यादा अच्छा तो कौन है, आईयूपीएसी, क्यों, उसमें नियमों के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला सिस्टम तो कौन सा है आपका, सामान्य, या इसी को हम बोलते हैं क्या, रूढ़ नाम पद्धति। कौन सी, रूढ़ पद्धति या रूढ़ नाम पद्धति बोल दो। एक कौन सी है आपके, दूसरी वाली व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी है बच्चों, व्युत्पन्न पद्धति। ये लो व्युत्पन्न पद्धति। और एक कौन सी है आपकी, तीसरी है आपके आईयूपीएसी। कौन सी है, आईयूपीएसी, या फिर इसी का ही नाम है आईयूपीएसी जो है ना, ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम करने वाली एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। और इसका आपको हेड ऑफिस पता होगा, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है,
स्विट्जरलैंड में। जिनेवा बोलो आप, जेनेवा बोलो, एक ही बात है। वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसलिए इस पद्धति का नाम क्या है? जिनेवा पद्धति। कौन सी? जिनेवा या जेनेवा, एक ही बात है। या इसमें नियमों के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, इसलिए इसका एक नाम और क्या है? नियम परक पद्धति। कौन सी बच्चों? नियम परक पद्धति। नियम परक पद्धति। कौन सी पद्धति है? नियम परक पद्धति। तो 3 पद्धतियां हैं। देखिए इसका मैं इंग्लिश नाम भी लिख दूं, ये लो आपके लिए। हाँ जी, देखिए इसका नाम है कॉमन, या इसको बोल सकते हैं ट्राइवियल नेम सिस्टम। कौन सा? ट्राइवियल नेम सिस्टम। ट्राइवियल नेम सिस्टम। ट्राइवियल नेम सिस्टम। साधारण या फिर रूढ़ नाम पद्धति, कॉमन वाली। एक देखिए इसका नाम है डेराइव्ड नेम सिस्टम। डेरिवेटिव या डेराइव्ड नेम सिस्टम। डेराइव्ड नेम सिस्टम। तो ये हुई आपकी व्युत्पन्न नाम पद्धति। और आईयूपीएससी का तो आपको पता ही है, आईयूपीएससी नाम पद्धति। और इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता रहती है, इंटरनेशनल 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 यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री, ये लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म तो आनी चाहिए अपन को एटलीस्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें से हम स्टार्ट करते हैं कौन सी? साधारण या रूढ़ नाम पद्धति। साधारण या फिर रूढ़ नाम पद्धति। देखिए आप अपनी हेडिंग क्या है? अब साधारण या फिर रूढ़ नाम पद्धति। ये लो, फर्स्ट वाली है आपकी रूढ़ नाम पद्धति। रूढ़ नाम पद्धति। देखिए रूढ़ नाम पद्धति क्या है, सुनिए। रूढ़ नाम पद्धति, देखिए रूढ़ नाम पद्धति में क्या करते हैं अपन कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण, भाई वो कार्बनिक यौगिक किस स्रोत से मिल रहा है अपन को? प्राप्ति स्रोत, या किसी साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, या फिर उसका कोई गुणधर्म है क्या, या फिर संरचना, यानी 4 प्रकार से नाम देते हैं। तो क्या कहेंगे कि इस पद्धति में नामकरण जो है कार्बनिक यौगिकों का नाम उनकी प्राप्ति स्रोत, खोजकर्ता, गुणधर्म और संरचना के आधार पर दिए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? फर्स्ट वाला पॉइंट इसके अंदर देखिए, इस पद्धति में यौगिकों के नाम, यौगिक का मतलब कार्बनिक यौगिकों की बात चल रही है, तो यौगिकों के नाम, यौगिकों के नाम उनके प्राप्ति स्रोत, उनके प्राप्ति स्रोत यानी किस स्रोत से वो मिल रहे हैं, उनकी प्राप्ति स्रोत, कॉमा उनके प्राप्ति स्रोत, कॉमा खोजकर्ता कि किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, खोजकर्ता, कॉमा गुण व संरचना के आधार पर दिए जाते हैं। गुण व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दिए जाते हैं। संरचना के आधार पर दिए
जाते हैं। एक देखो अधिकतर यौगिकों के सामान्य नाम और उनके रूढ़ नाम जो है, रूढ़ का मतलब देखो ये पद्धति नाम देते देते पुरानी हो गई, रूढ़ हो गई, इसलिए नाम क्या है, रूढ़ नाम पद्धति। तो क्या कहेंगे, अधिकतर यौगिकों के सामान्य नाम और रूढ़ नाम क्या है, एक जैसे होते हैं। तो ये लो, अधिकतर यौगिकों के सामान्य नाम के सामान्य नाम व रूढ़ नाम सामान्य नाम व रूढ़ नाम एक ही होते हैं, रूढ़ नाम एक ही होते हैं। और वैसे 1 से 5 कार्बन तक ही वैलिड होते हैं। कितने तक, 1 से 5 कार्बन तक। चाहो तो लिख सकते हैं ये 1 से 5 कार्बन तक ही, 1 से 5 कार्बन तक ही, कार्बन तक ही वैलिड होते हैं। वैलिड का मतलब वैध, मान्य। 1 से 5 कार्बन तक ही क्या होते हैं, वैलिड। अब देखो नाम देंगे कैसे, यानी इसमें से हमको एक तो किसके आधार पर देना है, ये बहुत ज्यादा नहीं आते आपके, कौन से वाले, ये वाले बहुत ज्यादा नहीं आते आपके, प्राप्ति स्रोत वगैरह हैं। 2-4 एग्जांपल देखेंगे अपन समझने के लिए बस। खोज करता है, गुण है, 3 तो ये हो गया, और एक चौथा कौन सा है, संरचना। तो अपने इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से, संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो पहला मैं लिखता हूं प्राप्ति स्रोत के आधार पर। देखो क्या नाम होगा, सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल अब सही है। ये 1 से 5 कार्बन तक ही वैलिड होते हैं। अब देखिए आप आगे, अब मैं सबसे पहला कौन सा ले रहा हूं, प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर कैसे करेंगे वर्गीकरण, देखिए आप। प्राप्ति स्रोत के आधार पर कि किस स्रोत से वो प्राप्त हो रहा है, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, आधार पर देखिए प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम कैसे देते हैं, साधारण नाम। सुनिए अब, प्राप्ति स्रोत के आधार पर साधारण नाम कैसे दिए जाते हैं। प्राप्ति स्रोत के आधार पर साधारण नाम कैसे दिए जाते हैं, सुनिए। जैसे मान लो आपको दे दिया ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया CH4, कि CH4 का साधारण नाम क्या है। मान लो आपको दे दिया ऐसा CH3OH, इसका साधारण नाम क्या होगा। मान लो ऐसा दे दिया आपको, कैसा, ऐसा दे दे C2H5OH, इसका साधारण नाम क्या होगा। ऐसे मान लो ये दे दे आपको HCOOH, इसका साधारण नाम क्या होगा। आपको ये याद नहीं रखने हैं आपको, बस ये तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी आपसे पूछे नहीं जाते। ऐसे तो बहुत सारे नाम है, कहां तक याद करेंगे। वो तो कुछ कुछ फेमस है ना नाम, बस उनको याद कर लेते हैं अपन, मतलब उनको लिख लेते हैं, 2-4-5 नाम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे नाम देते हैं। ऐसे एक नाम देखो ये CH3COOH, एक नाम देखो आप, जैसे ये दे दिया अपन ने, कौन सा, मान लो NH2, जो फेमस फेमस है उनको लिख लेते हैं अपन,
CONH2। एक और देखना चाहो, देखो वैसे तो ये बड़ा हो जाएगा खैर, पर फिर भी देख लो कि सर आप छोटे छोटे लिख रहे हैं, बड़ा नाम भी दो कोई, और भी हैं बड़े नाम। एक और लिख लेते हैं लास्ट, आपसे कोई नहीं पूछेगा इसको। एक लास्ट है आपके ये COOH ऐसा, और एक और COOH। इनके साधारण नाम क्या है सुनिए आप। हाँ जी, देखिए इनके साधारण नाम है आपके कौन से। हाँ जी, देखिए इनके साधारण नाम है आपके, जैसे इसका नाम है देखिए क्या, हाँ जी, इसका नाम क्या है सुनिए। जैसे देखो इसका नाम है ना, ये CH4 है, इसका नाम है आपकी मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस। इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं? CH4 का साधारण नाम क्या है? मार्स गैस। क्यों? क्योंकि मार्सी रीजन से मिलती है हमको। मार्सी का मतलब दलदली क्षेत्रों से, दलदल का मतलब कीचड़ वाले स्थानों से क्या मिलती है हमको? मेथेन गैस, इसलिए इसका नाम क्या है? मार्स गैस। ऐसे देखो CH3OH, इसको हम बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। इसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट। देखिए इसको कास्ट स्पिरिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, और लकड़ी को संस्कृत भाषा में कास्ट बोलते हैं, तो उसके भंजक आसवन से मिलता है। भंजक आसवन, आसवन की प्रोसेस से पढ़ेंगे अपन आगे जाके, ये आपके सिलेबस में है, ये भी इसी चैप्टर के अंदर है। तो भंजक आसवन का मतलब क्या है? मतलब लकड़ी के भंजक आसवन से मिलती है ना। अब भंजक आसवन होता क्या है वो तो आगे देखेंगे अपन, और लकड़ी को कास्ट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कास्ट स्पिरिट। ऐसे देखो C2H5OH, इसको हम बोलते हैं क्या? अन एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? अन एल्कोहल। अन एल्कोहल। यानी इसको हम स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं, आलू वगैरह है आपके, जौ है, जौ से आपने सुना होगा बियर वगैरह बनाते हैं, तो अरे ये क्या दारू तो है ही, दारू है अन एल्कोहल, तभी तो खाना खाने के बाद में अरे आपको नशा हो जाता है। क्यों? उससे एल्कोहल बनता है ना, एल्कोहल से क्या नशा ही तो होता है? अरे एल्कोहल से नशा ही तो होता है। तो ये क्या है? अन एल्कोहल, क्योंकि इसको अन्न के किण्वन से यानी स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन से इसको प्राप्त करते हैं। HCOOH, देखिए इसका नाम क्या है सुनिए, इसका नाम क्या है सुनिए आप। इसका नाम है आपकी, हाँ जी, देखिए HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और हिंदी में कहो तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये फॉर्मिका यानी जो लाल चींटियां होती हैं, फॉर्मिका, लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोलते हैं, तो उसके आसवन से मिलती है। किससे? लाल चींटियों के आसवन से। तभी तो लाल चींटी काट देती, डंक लगा देती है, हमारी खुजली होती है। तो उसका कारण क्या है? उसके डंक में कौन सा एसिड है? आपकी फॉर्मिक एसिड, जो जलन करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया आपका। तो क्यों ये फॉर्मिका यानी लाल चींटियों के आसवन से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फॉर्मिक एसिड। ऐसे देखो इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये एसिटम यानी विनेगर, सिरका, सिरका को एसिटम बोलते हैं, उससे मिलता है, तो उससे मिलता है, इसलिए क्या कह दिया इसको? एसिटिक अम्ल। ऐसे देखो NH2CO NH2, ये मैंने पहली क्लास में आपको लिखाया था, यूरिया। इसका नाम तो क्या है? यूरिया। NH2CO NH2 को क्या बोलते हैं अपन? यूरिया। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किसके द्वारा? बॉहलर के द्वारा किया गया था, आपको याद होगा। तो देखिए ये यूरिया हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूरिन, यूरिन का मतलब मूत्र से मिलता है, मूत्र को क्या बोलते हैं अपन? यूरिन। तो यूरिन से मिलता है, इसलिए नाम क्या है इसका? यूरिया। ऐसे देखो इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। इसको लैक्टिक अम्ल क्यों बोलते हैं सुनो, इसको लैक्टिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये लैक्टम से मिलता है। लैक्टम
किससे मिलता है? लैक्टम, जिसको आप कह सकते हो क्या? दही से मिलता है। किससे? दही से। इसलिए इसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। और ये जो है आपके, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सेलिक बोल दो, तो आप इसकी इंग्लिश तो ये है ऑक्सेलिक। अब इसको आप एक्स ए को जे बोलो या से बोलो, बातें की। ऑक्सेलिक बोलो या ऑक्जेलिक बोलो, बातें की। तो ये क्या है? इसका नाम ऑक्सेलिक अम्ल। या जे लिख दो आप या से लिख दो, एक ही बात है। ऑक्सेलिक अम्ल, क्या नाम है इसका? ऑक्सेलिक अम्ल। इसका नाम क्या है बच्चों? ऑक्सेलिक अम्ल। COOH COOH, दो COOH जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या है? ऑक्सेलिक अम्ल। क्योंकि ये ऑक्जेलस नाम का पौधा है, उससे मिलता है। ऑक्जेलस या ऑक्सेलस, कुछ भी कह दो आपकी भाषा में, उससे मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे क्या होगी? प्राप्ति स्रोत, कि जिस प्राप्ति स्रोत से मिल रहा है उसका लैटिन वगैरह में नाम क्या है? लैटिन भाषा में आपको दो ही शब्द मिलेंगे, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, ग्रीक शब्द या लैटिन शब्द। ग्रीक यूनान की भाषा है, लैटिन आपकी अंग्रेजों वाली भाषा है, अमेरिका वगैरह की। लैटिन, लैटिन अमेरिका सुना होगा नाम? हाँ, तो लैटिन शब्द या फिर आपको ग्रीक शब्द मिलेंगे। तो ये आपके प्राप्ति स्रोत के आधार पर मैंने क्या लिख दिए? कुछ नाम लिख दिए आपको। किसके आधार पर? प्राप्ति स्रोत के आधार पर। अब सुनिए, इसी में अपन एक और लिख लेते हैं, उधर साइड में जगह है अपने पास। देखिए, तो दूसरा क्या लिखते हैं अपन? सुनिए, हाँ जी, दूसरा सुनिए, दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, दूसरा लिख लेते हैं अपन खोजकर्ता के आधार पर। किसके आधार पर? खोजकर्ता के आधार पर। देखिए, खोजकर्ता के आधार पर नाम कैसे देंगे? सुनना आप, खोजकर्ता के आधार पर। किसके आधार पर? खोजकर्ता के आधार पर। देखिए, खोजकर्ता के आधार पर कैसे नाम देंगे अपन? सुनिए, हाँ जी, देखिए, खोजकर्ता के आधार पर कैसे देंगे नाम? हाँ जी, खोजकर्ता के आधार पर कैसे नाम दोगे आप? खोजकर्ता के नाम के आधार पर। देखिए, जैसे मैं एक ये रिएजेंट लिख दूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके, RMGX। RMGX, इसकी बात अपन ने पहले भी की थी। RMGX याद हो तो आपको, वहां की थी इसकी बात अपन ने। कहा? एल्कोहल का, एल्केल हैलाइड का, और आपके किसका? एमीन का वर्गीकरण किया था वहां। एक चतुष्कमोनियम लवण आया था, तब मैंने इस तरीके से इसको भी समझाया था कि RMGX को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसका नाम क्या है बच्चों? ग्रिग्नार अभिकर्मक। मैं दो तीन लिख देता हूं, एक तो ये हो गया आपकी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला R2CU, एक Li। ये तो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो एक आपको याद रखना है। और एक ये होता है जैसे R2 और ये ZN, R2ZN। ये खोजकर्ता के आधार पर है। तो देखिए, खोजकर्ता के आधार पर नाम कैसे दिए जाते हैं? सुनिए, हाँ जी, खोजकर्ता का मतलब इसको किसने खोजा है? तो इसको ग्रिग्नार नाम का साइंटिस्ट था, उसने खोजा था। इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है ना। तो ये RMGX का नाम क्या है आपकी? ग्रिग्नार अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बच्चों? ग्रिग्नार अभिकर्मक का नाम है इसका, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ऐसे R2CuLi, इसकी खोज देखो जिलमान नाम का साइंटिस्ट था। कौन? जिलमान, उसने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है? जिलमान अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? जिलमान अभिकर्मक। आपके काम का कौन सा है? ये वाला, इसको याद ही रखना आपको। RMGX ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं।
अब आर का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, आर का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी हो सकता है। और एक्स, एक्स क्या है, हेलोजन, हेलोजन का मतलब एफसीएल बीआरआई में से कुछ भी हो सकता है। एमजी तो क्या है, मैग्नीशियम धातु है। ऐसे इसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, इसकी खोज फ्रैंकलैंड ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। कौन सा बच्चों, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इस अभिकर्मक का नाम क्या है आपके, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। आगे देखिए आप, अगला एक गुण के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर, गुण के आधार पर। देखिए कैसे, सुनिए, ये तो कोई ज्यादा नहीं है विशेष, एक ही एग्जांपल लिखना है इसके अंदर अपन को। गुण के आधार पर, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। देखिए गुण के आधार पर क्या होगा, सुनिए, गुण के आधार पर। देखिए गुण के आधार पर तो जैसे अपन ने ये लिख दिया C6H12O6, तो इसका नाम क्या है आपके, इसका नाम है आपके ग्लूकोज। इसका नाम क्या है बच्चों, ग्लूकोज बोलो आप या वही ग्लूकोज बोलो, बात एक ही। ये क्या है आपका, ग्लूकोज। और इसका नाम ग्लूकोज क्यों दिया, क्योंकि मीठा होता है, तो गुण कैसा है इसका, मीठा, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया, ग्लूकोज। क्या नाम दे दिया, ग्लूकोज। तो ये वर्गीकरण हो गया हमारा कौन सा, या ये वाला नामकरण कौन सा हो गया। एक तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर कैसे देते हैं नाम, किसके आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम कैसे देते हैं, इसके अपन ने इतने एग्जांपल दे दिए। खोजकर्ता के नाम के आधार पर कैसे देते हैं, और गुणों के आधार पर कैसे देते हैं। तो ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट कौन सा है, संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझने के लिए दे दी। अब देखिए आप सुनिए आगे, संरचना के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, संरचना के आधार पर। तो देखिए अपनी हेडिंग क्या होगी, कि संरचना के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, संरचना के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर नाम कैसे देते हैं, सुनिए आप। हाँ जी, संरचना के आधार पर नाम कैसे दिए जाएंगे, देखना आप, ये लो, संरचना के आधार पर नाम कैसे दिए जाएंगे, सुनिए आप। संरचना के आधार पर, ये लो, संरचना के आधार पर देखो, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक सब्सटेंस बोल दो आप, कार्बनिक यौगिक, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो। और दो कौन से हैं सुनो, एक तो मैं कह दूं आपके कौन सा, एक तो कौन सा कह देते हैं अपन, ये लो। देखिए एक तो कौन सा है आपका, हाँ जी, अभी जो अपन ने पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था। देखो एक तो अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, एक तो क्या कह सकते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन, कि कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांट रहे हैं अपन, एक तो हाइड्रोकार्बन और दूसरे हैं आपके कौन से, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। दूसरा कौन सा है आपके, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और देखिए इनका नामकरण कैसे करते हैं, एक तो क्या है हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है आपके, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन
व्युत्पन्न। कौन सा? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये लो। अब देखो हाइड्रोकार्बन है, ये भी दो प्रकार का होता है, हमको पता है। ये भी कितने प्रकार का है? दो। आपको याद हो तो अपन ने इसके प्रकार किए थे। प्रकार कैसे किए थे? दो। हाँ जी, देखिए एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था आपके। कौन सा? संतृप्त। एक कौन सा था आपके बच्चों? संतृप्त। तो एक तो हो गया संतृप्त, और दूसरा कौन सा है आपके? असंतृप्त। तो एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे अपन, और एक किसका पढ़ेंगे अपन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। याद हो आपको तो वहां किया था अपन ने एलिफेटिक वालों में या चक्रीय वालों में। संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त में एल्केन का एग्जांपल दिया था अपन ने, असंतृप्त में एल्कीन, एल्काइन, एक एल्का डाइईन भी दिया था। और अपन को यहाँ कौन कौन से पढ़ने हैं? एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन, तीन पढ़ने अपन को। वो तो असंतृप्त में आएंगे, एल्कीन, एल्काइन, और ये किस में आएगा? संतृप्त में। आगे देखो, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है ना, इनका नामकरण भी अपन दो तरीके से करेंगे। कितने तरीके से? दो। यानी एक तरीके से, वैसे नियम नहीं है ये कोई, है ना, बुक्स वगैरह में, ये अपनी सुविधा के लिए अपन ने कर रखा है ऐसा। यानी इसका भी नाम दो सिस्टम में दे देंगे अपन, एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि इसका नाम भी कितने सिस्टम में देंगे अपन? दो। कितने में? दो। दो कौन कौन से हैं? सुनो, एक का नाम तो दे देते हैं अपन सिस्टम ए, शॉर्ट में लिख दूं मैं सिस्टम ए, और दूसरे का नाम क्या है आपके? सिस्टम बी। दूसरे का नाम क्या है? सिस्टम बी। तो सिस्टम ए में तो बगैर कार्बन वाले क्रियात्मक समूह आएंगे, दो तीन क्रियात्मक समूह ऐसे जिनमें कार्बन है, यानी इसमें तो कार्बन वाले और बगैर कार्बन वाले दोनों आ जाएंगे। उसमें केवल कार्बन वाले क्रियात्मक समूह आएंगे आपके। कौन से? कार्बन वाले क्रियात्मक समूह। तो अब हमको क्या पढ़ना है? पहले तो ये पढ़ने हैं और उसके बाद ये पढ़ने हैं। तो अब सबसे पहले हेडिंग क्या होगी अपनी कि हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे। आज इसको पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अपनी हेडिंग होगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। देखिए तो अपनी हेडिंग क्या है बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे सुनिए। अब सिंपल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे सुनो आप। हाँ जी, देखिए जो आपके साधारण नाम पद्धति होती है ना आपकी, कौन सी? साधारण नाम पद्धति। कौन सी बच्चों? साधारण नाम पद्धति। उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। तो क्या कहेंगे? सामान्य नाम पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन। तो देखिए कि सामान्य पद्धति में, इस सामान्य पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या क्या कहा जाता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। ये किसके आधार पर नाम देंगे अपन? संरचना के आधार पर। अब कोई कंफ्यूज हो जाए कि मान लो ऐसे कह दे आपसे कि CH4 का साधारण नाम है, मार्स गैस भी लिख दे,
और मेथेन भी लिख दे और फिर दोनों लिख दे तो दोनों ही नाम हो जाएंगे। क्यों? वो तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर था मार्स गैस, और ये संरचना के आधार पर दे रहे हैं अपन कौन सा? मेथेन। ठीक है, तो देखिए एल्केन कहा जाता है जहां, देखो दो शब्द है यहां, कौन कौन सा? एक तो एल्क और दूसरा क्या है? एल। तो इस एल्क का मतलब क्या है? तो क्या लिखेंगे अपन? जहां एल्क का अर्थ क्या है? देखो, तो जहां ए एल की एल्क का तात्पर्य, जहां एल्क का तात्पर्य क्या है? एल्क का तात्पर्य कार्बन परमाणुओं की, किसकी? कार्बन परमाणुओं की संख्या से है। किससे? कार्बन परमाणुओं की संख्या से है। किससे है बच्चों? कार्बन परमाणुओं की संख्या से। अब देखो कितने कार्बन परमाणु होंगे तो एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा? तो अपनी हेडिंग क्या होगी? अपनी हेडिंग क्या होगी बच्चों? एक तरफ तो मैं लिखता हूं एल्क, ए एल के एल्क, और इधर क्या लिख रहा हूं? एक सेकंड, एल्क नहीं, इधर लिखते हैं अपन कार्बन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन से मतलब है कार्बन की संख्या, और इधर क्या लिख रहे हैं अपन? उसके लिए एल्क शब्द। कौन सा शब्द बच्चों? एल्क। तो देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो आपके पास? एक कार्बन हो, कितना? एक कार्बन। मान लो दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो आपके पास, कितने? तीन। चार कार्बन हो आपके पास, या पांच कार्बन हो, ये लो। तो देखिए क्या करेंगे आप, सुनिए। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा आपको? मेथेन। क्या लिखा जाएगा बच्चों? मेथेन, सॉरी मेथेन नहीं, मेथ। एक कार्बन के लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा? मेथ। ऐसे दो के लिए क्या लिखा जाएगा? एथ। दो के लिए क्या लिखा जाएगा? एथ। तीन के लिए क्या लिखा जाएगा? तीन के लिए लिखेंगे हम प्रोप। तीन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोप। चार के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। चार के लिए क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। ऐसे पांच के लिए क्या लिखा जाएगा आपको? पेंट। पांच के लिए क्या लिखा जाएगा? पेंट। तो क्या हुआ? एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट। और अपन ने कहा साधारण नाम पद्धति जनरली एक से पांच कार्बन तक क्या है? वैलिड। ठीक है, अब इसका मैं लिखता हूं जनरल फॉर्मूला, कि जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। एल्केन श्रेणी का जनरल फॉर्मूला सबको पता है क्या है? जनरल फॉर्मूला है आपके CnH2n +2, और यहां n की संख्या क्या हो सकती है? n बराबर आप 1 2 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कोई पूर्णांक संख्या रख सकते हैं आप। 1 2 3 4 डैश 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 कोई पूर्णांक संख्या। अब जैसे मान लो मैंने n बराबर क्या रखा? 1। n बराबर क्या रखा बच्चों? 1। देखिए n बराबर मैंने रख दिया 1। n बराबर क्या रख दिया? 1। ये लो, n बराबर मैंने क्या रखा? 1। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? n की वैल्यू 1 रखो आप, तो ये C1, अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये 2 एकम 2 और 2 4, तो ये क्या हो गया आपके CH4। अगर आपने क्या रखा? n बराबर 2, तो देखिए रख दो C2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6 बन गया आपकी। ऐसे मान लो n का मान आपने 3 रखा, तो ये C3, और 3 दूनी 6 और 2 8, तो n बराबर अगर आप 3 रखते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होगा आपका? C3H8। क्या होगा बच्चों? C3H8 हो गया। और ऐसे एक और रख लो आप, n बराबर कितना? मान लो 4 रखा आपने, तो C4H10। अब वो तो आपको इतने नाम देने आगे, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। C4H10। देखिए इसका नाम कैसे देंगे, सुनिए आप। इसका नाम कैसे देंगे आप, सुनिए।
हाँ जी, देखिए सुनिए, कैसे दोगे आप नाम। देखो अपन ने क्या कहा है, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसको अपन क्या कहते हैं, संतृप्त एलिफेटिक वाला। कौन सा? संतृप्त एलिफेटिक वाला है, उसको क्या कहते हैं अपन? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन। जहां एल्क का मतलब क्या है, इस एल्क का मतलब क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कि कितने कार्बन परमाणु हैं। फिर अपन ने लिख दिया था कि अगर कार्बन परमाणु इतने इतने हैं तो उसके लिए एल्क शब्द ये लिखा जाएगा। फिर एल्केन श्रेणी का अपन ने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, उस फॉर्मूले के आधार पर अपन एल्केन कैसे बनाते हैं, यानी एल्केन का सूत्र कैसे बनाते हैं, वो सूत्र मैंने आपको बना दिया। अब यहाँ दो काम करने हैं आपको। देखो, एक तो एल्क शब्द लिखना है जो तो कार्बन के आधार पर आ जाएगा आपका, और उसके बाद में उसमें जोड़ना क्या है आपको? एन। क्या जोड़ना है? एन। एल्क में एन जोड़ेंगे तो क्या हो गया नाम? एल्केन। तो बस आपको तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो सारी चीजें आपको आती है पहले से। बस भाई मुझे तो स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, इसलिए मैंने सारी चीजें लिख दी। इतनी चीजें तो आप जानती हैं पहले से, मैथ है, प्रॉप वगैरह ये सब कुछ जानते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एल्केन का नाम लिखते हैं एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब कार्बन कितने हैं, उसके आधार पर क्या लिख दो, अरे उसका एक तरीके से पूर्वलग लिख दो और उसमें एन जोड़ दो। तो जैसे देखो, एक कार्बन के लिए एल्क शब्द क्या है आपके? मैथ। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें? मैथ। और उसमें जोड़ना क्या है मुझे? एन। तो नाम क्या हो गया? मैथेन। नाम क्या हो गया? मैथेन। ऐसे ही कितने कार्बन है? दो। दो के लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा? एथ। दो के लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा बच्चों? एथ। और उसमें जोड़ेंगे क्या? एन। तो नाम क्या हो गया? एथेन। तो देखो, अभी अपन ने बात की थी ना मैथेन की, इसको मार्स गैस ही बोलते हैं साधारण नाम पद्धति में, इसको मैथेन ही बोलते हैं। तो फिर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, मार्स गैस और मैथेन। ऐसे तीन कार्बन है, तो तीन के लिए देखो आप एल्क शब्द कौन सा लिखेंगे? प्रोप। तो क्या लिखूंगा मैं? प्रोप। और उसमें आपको जोड़ना क्या है? एन। एन तो सब में ही जोड़ना है आपको। उसके बाद सबका मतलब एल्केन के अंदर चार कार्बन है, तो चार के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और उसमें जोड़ेंगे क्या? ब्यूट में क्या जोड़ेंगे बच्चों? एन। नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप किसके नाम दे सकते हैं? किसके नाम दे सकते हैं आप? एल्केन की। कौन से नाम? साधारण नाम। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। अब अपन आगे इसमें पढ़ेंगे, देखो क्या, सुनिए। अब अगर आपको मान लो जैसे चार कार्बन वाला एल्केन है, तो चार कार्बन वाले एल्केन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? दो। जैसे यहीं पे समझा दूंगा, देखो फिर पढ़ेंगे तो कल अपन पढ़ेंगे तो इसको कल, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो कैसे। देखो मान लो चार कार्बन वाला कोई एल्केन है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, कि मान लो आपने ऐसे लिखा, ये तो मैंने क्या कंबाइन करके लिख दी सबको, और अगर इसको ओपन करके लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा। और एक बार मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो आप, एक बार मैं आपको इसको ऐसा भी अरे लिख सकता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका साधारण नाम क्या है, तो आप क्या दोगे? कुल कार्बन कितने हैं? चार। तो चार के लिए क्या लिखोगे आप? ब्यूट। क्या लिखोगे? ब्यूट। और उसमें जोड़ोगे क्या? मैंने कह रखा है एन जोड़ना। क्या जोड़ना है? एन। तो देखो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। कोई इसमें पूछे, इसमें भी कुल कार्बन चार ही, देखो एक दो तीन चार, तो चार के लिए तो वही क्या लिखोगे आप? ब्यूट। और उसमें जोड़ना क्या है लास्ट में? एन। तो देखो ये भी ब्यूटेन, ये भी क्या है? ब्यूटेन। पर क्या दोनों एक जैसे हैं क्या? अरे दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है क्या? दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? अरे इनको डिफरेंशिएट करेंगे, विभेदित करेंगे कि इसका नाम तो क्या है एग्जैक्ट, और इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। ऐसे मान लो दो बच्चे हैं क्लास में, उनका सेम नाम है आपकी। अब मान लो वो बच्चे फर्स्ट डे आए, टीचर फर्स्ट डे आया, और टीचर को मान लो वहां से आपके कहीं कॉलेज वगैरह जो भी स्कूल वगैरह, मान लो वहां से आपको लिस्ट दे दी कि भाई ये बच्चे आए हैं, देखो आए हैं या नहीं आए। मान लो उनकी फोन पे बात हो गई थी, भाई ये बच्चे हैं आज आए नहीं आए। अब आपने मान लो नाम बोला और दोनों का नाम एक जैसा है, तो फिर क्या होगा? अरे एक बच्चा बोलेगा, दोनों दोनों ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है किसके बारे में कहा जा रहा है। तो फिर आप क्या करोगे? उनमें डिफरेंशिएशन करोगे कैसे? या तो फादर्स के नेम अलग अलग हो, या फिर मान लो फादर्स के नेम भी सेम है, तो फिर क्या करोगे आप? अरे फिर क्या करोगे आप? मदर के नाम से कर लो उनको सेपरेट। पर अरे भारत में मदर के नाम से नहीं करते, क्यों? भारत एक पुरुष प्रधान देश है। कैसा देश है? पुरुष प्रधान देश। अब तो धीरे धीरे फिर भी महिला को प्रधानता मिल रही है, लेकिन कैसा है? पुरुष प्रधान देश, इसलिए पुरुष के नाम को प्रायोरिटी है। अरे फादर का नाम ही तो आता है आपके पीछे, मदर का नाम थोड़ी आता है। हाँ नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे अपन? अरे एक को फर्स्ट कह देंगे, एक को सेकंड कह देंगे, कि मान लो एक राजेश है, दूसरा भी राजेश है, राजेश फर्स्ट और राजेश सेकंड। इस तरीके से अपन उनको डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ऐसे यहाँ भी कि इसका नाम क्या होगा, कि मान लो ये राजेश फर्स्ट है या सेकंड है, कौन सा है, इस तरीके से। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके लिए आपने सुन रखे होंगे ऐसे शब्द कि एनाइसोनियो, सेकेंडरी, टर्सरी वगैरह लगाते हैं।
वो वाले शब्द अपन कल बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि अपना सूर्या कंपटीशन क्लासेस परिवार है वो बड़ा से बड़ा हो, जल्द ही बन के हो जाए। कितने हो जाएं? 1K का टारगेट तो रखें आप। कितना बच्चों? 1K। कितना? अच्छा, ये एक सेकंड, हाँ, कितना रखें आप? 1K तो रखें कम से कम। हाँ जी, ऊपर आ ही रहा है आपकी। ये चलिए, इसको मैं थोड़ा सा, ये चलिए इसको हल्का सा वो कर देते अपन, और ये लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो आगे मैं कह रहा था आपसे, जल्दी अपनी क्लास क्या हो, मतलब अपने जो चैनल है उस पर बन के सब्सक्राइबर होने चाहिए कम से कम। तो जल्दी बन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन फिर लाइव क्लास लिया करेंगे बिल्कुल, जिससे आप इंटरेक्ट हो सकें। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लासेज को अच्छे से देखें, साफ सुंदर नोट्स बनाएं। अभी आपके पास समय है खूब सेकंड ग्रेड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नए बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है, जो 2025-26, 25 में वैकेंसी आई, 26 में एग्जाम होगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जल्दी 1K की तरफ चलें अपन, जिससे क्या करें अपन, लाइव क्लास लें। फिर कौन सी क्लास? लाइव।